सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक थर्मोडायनामिक्स, या आप बोल सकते हो केमिकल थर्मोडायनामिक्स। सो इस थर्मोडायनामिक्स वाले टॉपिक को बहुत ही बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। मैंने सभी टॉपिक्स आपके मेंशन किए हुए हैं कि हम इसको किस किस पॉइंट के थ्रू पढ़ने वाले हैं। चैप्टर को हम क्या होता है कि कुछ लोग आपके फिजिकल केमिस्ट्री से बचना चाहते हैं या वो फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों को मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, या बायो स्ट्रीम के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैथमेटिक्स की वजह से कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम, काइनेटिक्स, इस टाइप से। बट हम स्टार्ट करेंगे इसको बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से, जहाँ से डिफरेंशिएशन, कुछ कर्व प्लॉटिंग, और उसके बाद जाएंगे एडवांस टॉपिक्स पे जो कि आपके मेन थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक्स हैं। तो आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आने वाला है। अब कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले हैं तो बहुत सोचेंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स तो आता है तो उसको छोड़ दें, बट ऐसा नहीं है। आपका रिवाइज हो जाएगा और बायोलॉजी वालों का जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है उनका एक बार कवर हो जाएगा पूरा। तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि थर्मोडायनामिक्स का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वेटेज है और इसको प्रिपेयर हम किन किन पार्ट के थ्रू करने वाले हैं। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो CSIR नेट एग्जाम में अराउंड 12 to 16 मार्क्स थर्मोडायनामिक्स से कंफर्म आता है। 12 to 16 मार्क्स कैसे डिवाइड होगा? आइदर 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में। कभी कभी ज़्यादा भी आ जाता है, कभी 3 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के भी आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये डिपेंड करता है आपका एग्जाम पे, बट 12 मार्क्स का आप कंफर्म मान के चलिए। 12 to 16 तक इसका वेरी करता है वेटेज। और अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो गेट एग्जाम में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है, 4 to 6 मार्क्स का। थर्मोडायनेमिक्स ईजिली 4 to 6 मार्क्स का आ जाता है। अगर जैम की बात करें हम तो जैम में भी अराउंड आपका 4 to 6 मार्क्स का आपको थर्मोडायनेमिक्स मिलेगा। और अदर यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम की बात करें, अगर IIT जैम से छोड़ के जितने भी मास्टर्स के एग्ज़ाम हैं सभी, उन मास्टर्स के एग्ज़ाम में भी इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। BHU में थर्मोडायनेमिक्स का एक अलग से पोर्शन है 20 से 25 मार्क्स का, जो पूछा ही जाता है थर्मोडायनेमिक्स से। इसी टाइप से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ भी आपसे थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा पूछा जाएगा आपसे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करूंगा बेसिक मैथमेटिक्स की। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होगा? यूनिट कन्वर्जन। और यूनिट कन्वर्जन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री विदाउट यूनिट कन्वर्जन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, 1-2 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जहाँ पे आपको आंसर पता होगा, बट आप एग्जाम में आंसर उसका मैच नहीं कर पाएंगे, या गेट के एग्जाम में जहाँ NAT टाइप क्वेश्चन आते हैं आप अपना आंसर फिल नहीं कर पाएंगे। उसके रीज़न क्या है? उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको यूनिट कन्वर्जन पे फोकस नहीं करते, तो ये आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन देखेंगे। बिल्कुल बेसिक सा यूनिट कन्वर्जन है जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री के, तो उसमें हम सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन, देन फर्दर चैप्टर का डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास, तो डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, थोड़ा बेसिक डिफरेंशिएशन। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसमें, थर्मोडायनेमिक्स में आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है पार्शियल डिफरेंशिएशन की भी, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस, देन साइक्लिक रूल और बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन लाइक सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन, आपका आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबैटिक प्रोसेस, इस टाइप से जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक जो नॉलेज है जो कि हमें पता होना चाहिए, तो बेसिक डेफिनेशंस के बारे में कुछ बात करेंगे। तो ये था आपका बिल्कुल बेसिक पार्ट। इस पे अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे तो आगे के जितने पार्ट हैं उसमें मैथमेटिक्स में आगे जब हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको जहाँ कहीं भी मैथमेटिकल टर्म्स आएंगी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिक पार्ट पे आपको अच्छे से फोकस करना है। देन जैसे ही हमारा बेसिक पार्ट कंप्लीट होगा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर का अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, अच्छे से आपको मेमोराइज होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप उसको जाके पढ़ सकते हैं पहले, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज़ होने वाला है। जब यूज़ होगा तो आपको कुछ टर्म्स नहीं पता चलेंगी कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे कैसे यूज़ किए हैं। तो उसके लिए आप पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ें, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि फर्स्ट लॉ आपका कैसे जनरेट हुआ और इसको हम किस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। देन कुछ लोग फेमिलियर होंगे इन टर्म्स से, डेल्टा यू, डेल्टा एच, हीट कैपेसिटी, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स, अल्फा, बीटा, गामा,
जिनकी वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिसाइड करते हैं। देन आपका आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। इन प्रोसेसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होने वाला है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस केस में हम वर्क डन कैसे लिखेंगे, हीट सिस्टम से सराउंडिंग में किस टाइप से ट्रांसफर होगी उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है हीट चेंज कांस्टेंट है। जब हीट चेंज सिस्टम सराउंडिंग में कांस्टेंट है तो फर्दर आपका वर्क डन कैसे होगा, माइनस पी डेल्टा वी, वहाँ से हम इक्वेशन को रिलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्यू। देन हम इक्को पार्टीशन थ्योरम की बात करेंगे। इक्को पार्टीशन थ्योरम आपका बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास टोटल एनर्जी है तो वो आपकी 3 पार्ट से एक मॉलिक्यूल के अंदर सर्कुलेट होती है। फर्स्ट आपका ट्रांसलेशनल, सेकंड आपका रोटेशनल, थर्ड आपका वाइब्रेशनल। तो उसकी बात करेंगे इक्को पार्टीशन थ्योरम में। तो ये आपका फर्स्ट लॉ विद एप्लीकेशन यहाँ तक एंड हो जाएगा। देन हम जाएंगे सेकेंड लॉ। अब फर्स्ट लॉ के जो ड्रॉबैक थे उसको रिमूव करने के लिए ये सेकेंड लॉ का जनरेशन क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या था, वो सभी बात करेंगे। और उसके बाद हम फर्स्ट सेकेंड लॉ में सबसे पहला जो आपका एप्लीकेशन बोल सकते हो आप, या एक एग्जाम्पल बोल सकते हो, कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे। देन एंट्रोपी चेंज की बात करेंगे यहाँ पे कि अगर सिस्टम से सराउंडिंग में कुछ हीट चेंज हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी पे क्या डिफरेंस आ रहा है। एंट्रोपी आप सभी को पता है क्या है, आपका डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो रैंडमनेस कब आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। देन क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, कि अगर कोई प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है तो उसके क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, कि किसके बेसिस पे हम ये बताएंगे कि ये जो हमारा गिवन प्रोसेस है ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये सभी डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ में। और जो भी आपका इसमें रिमेनिंग पार्ट बचता है, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस, तो वो सभी हम सेकेंड लॉ में कवर करेंगे इस टाइप से। एंड देन लास्ट में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और कुछ एडवांस टॉपिक्स बचते हैं हमारे। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक करके लिखा है इसको, जैसे किरचॉफ इक्वेशन, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। यहाँ से नेट एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा गया है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, आपका जूल थॉमसन आइसोथर्म, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़। इनकी भी बात करेंगे कि पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ क्या हैं। और पार्शियली मोलर क्वांटिटीज़ को मैंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, लाइक योर केमिकल पोटेंशियल, गिब्स डोयम इक्वेशन, देन आपका डेल्टा जी और डेल्टा एस मिक्सिंग। देन हमारे पास एक नया टॉपिक आता है आपका इसी में, फुगासिटी, और लास्ट में थर्मोकेमिस्ट्री। तो पूरा मैंने थर्मोडायनेमिक्स का आपको एक बेसिक टर्म बता दी कि हम इसको फोर पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है इसको। थर्ड लॉ भी हम वहीं पे कंप्लीट कर लेंगे, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही हम थर्ड लॉ भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। और इसमें अभी जो नेट के लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस है और जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस है, उसमें आपका जितना सिलेबस हमारे फर्स्ट से लेके एंड तक है उस नेट में सारा आने वाला है, एक्सेप्ट थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री आपका नेट एग्जाम में नहीं पूछता है, बट थर्मोकेमिस्ट्री को आपको किसके लिए फोकस करना है, गेट एग्जाम के लिए एंड जैम के लिए। जैम और गेट में थर्मोकेमिस्ट्री स्पेशली पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड लॉ तक, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और आपके ये सभी चैप्टर्स, तो ये कवर हो जाएंगे आपके। इस टाइप से हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 बाई 1 करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम फर्स्ट चैप्टर अपना, बेसिक मैथमेटिक्स वाला। तो बेसिक मैथमेटिक्स में से मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे यूनिट कन्वर्जन की, जो कि यूनिट, वैसे तो यूनिट कन्वर्जन आपका, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट टाइप का यूनिट कन्वर्जन है, आप केमिकल काइनेटिक्स में जा रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट टाइप का यूनिट कन्वर्जन है। बट अभी हम पढ़ेंगे ओनली थर्मोडायनेमिक्स के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक मैथमेटिक्स और फर्स्ट टॉपिक अपना यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन किस टाइप से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है हम किसकी बात करते हैं, हीट चेंज की। तो हम उसी की टर्म में बात करेंगे कि वर्क और हीट की टर्म में क्या होने वाला है हमारा यूनिट कन्वर्जन। आप सभी को पता है कि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, जो ऐसा यूनिट है वर्क की, और उसको हम कैसे डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, कैसे उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सब देख लेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, और बेसिक मैथमेटिक्स में भी क्या पढ़ने वाले हैं अभी अपना, यूनिट कन्वर्जन। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, 3 चीज़ों पे हमारा मेन फोकस रहता है, बिकॉज ये डिसाइड करती है कि किसी भी पार्टिकल या किसी भी सिस्टम
कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो हम किसी भी पार्टिकल या सिस्टम की एग्जैक्ट पोजीशन कैसे बता सकते हैं, उसके प्रेशर के टर्म में, उसके वॉल्यूम की टर्म में और उसके टेम्परेचर की टर्म में, इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले मैं आपसे वॉल्यूम की यूनिट की बात कर लेता हूँ। वॉल्यूम यूनिट्स, जो एसआई यूनिट है वॉल्यूम की वो क्या है हमारे पास, मीटर। अब वॉल्यूम क्या होता है आपको, वॉल्यूम का आपको पता है कि यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, ठीक है। तो कई बार क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम को लीटर में डिफाइन करना होगा या डेसीमीटर में डिफाइन करना होगा या आपको सेंटीमीटर में डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही बेसिक रूल बताऊंगा। अगर आप उस एक लाइन को याद रखेंगे या एक रूल को याद रखेंगे तो आप कभी भी किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में जहाँ भी वॉल्यूम को आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में कन्वर्ट करना है आपको ईजिली कर सकते हो। मेरे पास एक कंटेनर है जो आपका क्यूबिक शेप का है और जिसमें ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी है आपकी 1। मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पास 1 मीटर क्यूब 1 मीटर का एक क्यूब है जिसकी लेंथ भी आपकी 1 मीटर है, ब्रेथ भी आपकी 1 मीटर है और जिसकी हाइट भी आपकी 1 मीटर है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है टोटल 1000 लीटर की। मीन्स अगर इसकी बात करें कि एक क्यूबिक अगर आपके पास बॉक्स है जो कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का है, उसमें अगर आप वाटर को फिल करोगे तो 1000 लीटर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको कन्वर्ट कराऊंगा कि वॉल्यूम्स की यूनिट हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर से लीटर में, सेंटीमीटर से लीटर में और डेसीमीटर से लीटर में। तो आप सभी को पता है कि 1 मीटर क्या होगा आपका 10 डेसीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको फर्दर मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। अब जो भी आपको यूनिट लेके चलनी है वो यूनिट लेके चले और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट क्या होगा मेरा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, ठीक। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कई बार क्या होगा आपको वॉल्यूम पूछेगा इन टर्म्स ऑफ लीटर कि लीटर में वॉल्यूम क्या होगा और आपको जो क्वांटिटी है जहाँ से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं वो मीटर में गिवन है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे मीटर से लीटर में या फिर सेंटीमीटर से लीटर में, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बता देंगे। नेक्स्ट, अगर मुझे 1 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू आपका 1000 लीटर। मीन्स 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अगर आपने फोकस किया हो कई बार कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चंस में, आपको कंसंट्रेशन किस में गिवन होती है, कई बार मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसी को वो लिख देता है कई बार आपका मोल पर लीटर। तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि डेसीमीटर और लीटर को सेम यूनिट्स हमने क्यों दी, बिकॉज 1 डेसीमीटर क्यूब आपका किसके इक्वल है, आपके 1 लीटर के इक्वल है, जो कि हमारा रिलेशन कहाँ से निकल गया आपका यहाँ से। तो आप इक्वेशन नंबर जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, आप इस इक्वेशन को अगर याद रखेंगे तो आप इससे रिलेटेड कोई भी यूनिट इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन देखा हमने, सेकंड रिलेशन देखा, अब मैं सेंटीमीटर वाला रिलेशन बता देता हूँ आपको कि 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो अगर हम बात करें 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। अगर इसको और अच्छे से पढ़े तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो आपको अगर कहीं पे मोल पर लीटर से मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन करना है तो आप इस टर्म की हेल्प से इजीली कर सकते हो। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो बेसिकली आपको क्या फोकस करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि अब अगर हमारे पास वॉल्यूम मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मिलीमीटर में है और हमें उससे लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से इजीली उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूनिट कन्वर्जन था वॉल्यूम्स वाली यूनिट में, बिकॉज इस यूनिट ये आपका कॉमन यूनिट कन्वर्जन है। ये जहाँ भी कंसंट्रेशन टर्म आएगी आपको ये यूज़ करना है, और केमिस्ट्री विदाउट कंसंट्रेशन आप जा ही नहीं सकते कहीं भी। सॉल्यूशन स्टेट की बात करेंगे तो भी आप कंसंट्रेशन आएगी,
हम अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करेंगे तो भी कंसंट्रेशन आएगी, केमिकल काइनेटिक्स में भी कंसंट्रेशन आएगी, इवन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में भी कंसंट्रेशन आएगी। तो विदाउट कंसंट्रेशन केमिस्ट्री में आप विदाउट कंसंट्रेशन के जा ही नहीं सकते कहीं भी। तो इसलिए वॉल्यूम वाला यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ स्टार मार्क वाली लाइन याद रखनी है, उसके बाद आप 1 2 3 4 थाउजेंड्स ऑफ कन्वर्जन इससे कर सकते हो जिस भी यूनिट में आपको करना है। आपको मिलीमीटर में करना है, आप 4th नंबर मिलीमीटर में भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी टर्म क्लियर है, वॉल्यूम कन्वर्जन देखा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसमें प्रेशर की यूनिट्स की, कि प्रेशर की यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्रेशर की बेसिक जो पैरामीटर्स है, प्रेशर किस में मेजर करते हैं हम, पास्कल में, बार में, एटमॉस्फेयर में, और आपका एक और टर्म आती है प्रेशर को डिफाइन करने के लिए, क्या आपका mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर यूनिट्स। प्रेशर की यूनिट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो इसकी SI यूनिट है इसकी ATM या एटमॉस्फेयर बोल देते हैं हम। और ATM से डिफरेंट कन्वर्जन में बताऊंगा आपको कि 1 ATM किसके इक्वल होगा। तो 1 ATM को अगर हम पास्कल में देखें, 1 एटमॉस्फेयर आपका 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, और आप ऐसे भी ये वाली टर्म आपकी ज़्यादा कॉमन होगी, ठीक है। दोनों चीज़ सेम ही है, हमने 10⁵ की फॉर्म में लिख दिया और नॉर्मल आपका नॉर्मली लिखा है। तो 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है आपका, इतने पास्कल। अगर मैं 1 बार की बात करूँ, बार भी प्रेशर की यूनिट है, ये किसके इक्वल होता है आपका 10⁵ पास्कल के, ठीक है। तो अब इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पास्कल, ATM और बार में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 ATM इज इक्वल टू, ये यहां से क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों की हेल्प से हमने जनरेट की इक्वेशन नंबर 3। आई होप कि किसी को डाउट नहीं होगा अभी तक इक्वेशन नंबर 3 तक। तो आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है कि हम प्रेशर की यूनिट्स में कन्वर्जन किस टाइप से करेंगे। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू, 1 बार की वैल्यू, और एटमॉस्फेयर को हम बार में क्या लिख सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर आपका 1.01। कुछ लोग बोल देते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बिकॉज डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है, 1.01325। बट ये जो डिफरेंस है ये आपको गेट के एग्जाम में फील होगा। एक्चुअल में जो गेट का पेपर होगा, गेट के पेपर में जब आपको डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक जाना होगा, तो ये 01325 जो वैल्यू है ये आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करा देगी आपके आंसर में, जो कि आपका आंसर फिर रेंज में मैच नहीं होगा। तो बेसिकली आपको क्या फोकस करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे याद रखनी है वैल्यूज़ अपने आंसर की एक्यूरेसी के लिए। तो मैंने ये बताया आपको कि 1 ATM ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होता है 1 बार के, बट आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि 1 ATM एग्जैक्टली कितने बार के इक्वल होगा, ठीक है। अब एक नई टर्म आती है हमारे पास, वह 760 mm Hg। ये भी हमारी प्रेशर की यूनिट है कि 1 ATM आपका 760 mm Hg के इक्वल होता है। और 1 mm Hg ये हम मरकरी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, कितना मरकरी हमारा प्रेशर को डिफाइन करेगा mm Hg की फॉर्म में, और ये किसके इक्वल होता है आपका 1 टोर। तो हम ATM को क्या बोल सकते हैं, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टोर, इस टाइप से। तो आपको कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि याद रखनी है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। अब इनको याद रखने का कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि यही रूल है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये रिवीजन, ये सब आपका रिवीजन है, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा टाइम तक आपको ये वैल्यूज़ याद रहेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेशर की यूनिट्स। मैंने आपको 4 यूनिट्स बेसिक बताई, एटमॉस्फेयर जिसको ATM से लिखते हैं, पास्कल, बार, mm Hg, टोर, ठीक है। इन सभी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इसके ये एटलीस्ट और भी यूनिट्स हैं प्रेशर की, बट आपको एटलीस्ट इतनी यूनिट्स पता हो कि जिससे आपका कभी यूनिट कन्वर्जन आए तो वो इजीली हो जाए। तो ये आपके 6 रिलेशन है। वॉल्यूम वाली टर्म से हमारे कुछ रिलेशन जनरेट हुए थे, प्रेशर वाली टर्म से हमारे कुछ रिलेशन जनरेट हुए हैं, तो आप इनकी हेल्प से प्रेशर की यूनिट्स भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर आता है थर्मोडायनेमिक्स में, वो क्या है हमारे पास, वर्क। हम हमेशा बात करते हैं कि वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सराउंडिंग, तो वो सभी तो बाद में डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, कैसे बताएंगे, बट अभी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे वर्क। वर्क की यूनिट्स क्या हो सकती हैं,
ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो वर्क की है वो क्या है हमारे पास, जूल। ठीक, और वर्क को थर्मोडायनेमिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। आप पी डेल्टा वी भी याद रख सकते हैं, माइनस का जो कन्फ्यूजन है ये हम जैसे जैसे आगे फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, तो आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। बट आपको बेसिक फोकस करना है यूनिट्स पे। तो प्रेशर की यूनिट्स पास्कल, ऐसा यूनिट, और वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम या वॉल्यूम चेंज दोनों की यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर क्यूब। और हमें पता है कि वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 पास्कल मीटर क्यूब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 पास्कल मीटर क्यूब। आई होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वर्क की यूनिट जूल है और वर्क का फॉर्मूले से हमने क्या यूनिट फाइंड आउट किया, आपकी पास्कल मीटर क्यूब। तो वर्क की यूनिट क्या होगी आपकी, जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 पास्कल मीटर क्यूब। ठीक है, अगर आपको पास्कल से किस में कन्वर्ट करना है, मुझे बार में कन्वर्ट करना है, या पास्कल से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, अपना एटमॉस्फेयर एटीएम में कन्वर्ट करना है। मुझे अपने वर्क को 1 जूल वर्क को पास्कल में, पास्कल से बार या एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 101,325 पास्कल, और 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो 1 जूल को हम एटीएम के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू पास्कल है आपका इंटू मीटर क्यूब। पास्कल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एटीएम में। तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 बाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 1 पास्कल को क्या लिख सकते हैं हम, 1 डिवाइडेड बाई 101,325 एटमॉस्फेयर। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एटीएम मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 101,325 एटीएम मीटर क्यूब। और आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो कि 1 एटमॉस्फेरिक मीटर क्यूब किसके इक्वल हो गया आपका, 101,325 जूल। तो इस टाइप से आप वर्क के केस में डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, एक टर्म और आती है, अभी हम वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम को कैसे चेंज करेंगे कि अगर हमें मीटर क्यूब से किस में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर क्यूब में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसी टर्म में क्या करेंगे हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर किस में मिल जाएगा हमें, आपका 1 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब का वाला आंसर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज मीटर क्यूब को इस जगह पे हम क्या कर देंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको पूरा कैसे करेंगे। हमने ये कन्वर्जन देखा, 1 एटमॉस्फेरिक मीटर क्यूब किसके इक्वल हो गया आपका, 101,325 जूल के। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, 1 एटीएम मीटर क्यूब से किस में आंसर चाहिए, 1 एटीएम डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 1 एटीएम डेसीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले तो हमारे पास मीटर क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल है, 101,325 जूल के। अब यहाँ से अगर मुझे मीटर क्यूब को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी बात है 10⁻³ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज मीटर क्या आपका बड़ा यूनिट है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी रूल है एक इसका। बस आपको अभी क्या करना है, आपको सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है इक्वेशंस का। तो 1 एटीएम डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो गया आपका, 101.325 जूल। और ये कन्वर्जन आप मार्क कर लीजिए, जब हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ेंगे तो ये कन्वर्जन आपको वहाँ पे यूज़फुल होगा। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में हम डेसीमीटर क्यूब और एटमॉस्फेयर में बात करेंगे, जब हम क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा, बट आप यहाँ मार्क कर लीजिए इसको, वहीं पे देखेंगे कि आपको ये कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के केस में। ठीक है, इसी टाइप से जैसे मैंने जूल से पास्कल पर मीटर क्यूब से एटीएम मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, आप बार मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, बार पर मीटर क्यूब में। सभी जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनको इक्वेशंस बना के याद रखेंगे।
अगर आप एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के बीच में तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आप वैल्यूज़ याद रख सकते हैं डायरेक्टली, आपका टाइम बचेगा उससे और आपका आंसर भी हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा बार बार कैलकुलेट करने में। नेक्स्ट है हमारे पास गैस कॉन्स्टेंट का यूनिट्स। गैस कॉन्स्टेंट भी आपका डिफरेंट यूनिट्स में यूज़ होता है, तो वो भी देखेंगे कैसे होंगे उसकी यूनिट कन्वर्जन। नेक्स्ट है हमारे पास गैस कॉन्स्टेंट। आई होप सबको पता होगा कि गैस कॉन्स्टेंट क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं इसको, आर से। हमने आइडियल गैस इक्वेशन में देखा था पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जहाँ आर क्या था हमारे पास, गैस कॉन्स्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आर की जो वैल्यूज़ हैं, पहले मैं आपकी सभी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली जो आर की वैल्यू है वो है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सबसे ज़्यादा आपको आर की वैल्यू यही यूज़ करनी है हर जगह पे। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू होगी। अब अगर कहीं पे आपको जूल में वैल्यू गिवन है और आपको क्या करना है, जूल से हमने देखा था किसमें, एटीएम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, या जूल से आपको किस में कन्वर्ट करना है, बार डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या फिर आपको जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल कितने एटीएम डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है, 1 जूल आपका कितने बार डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है, और 1 जूल आपका कितने कैलोरी के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बहुत सिंपलेस्ट बताता हूँ आपको कि 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। ठीक, सबसे सिंपलेस्ट कन्वर्जन हुआ। आपको क्या करना है, आर को, आर इज इक्वल टू 8.314 इंटू जूल के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4.18 कैलोरी। मैंने क्या लिखा, सिंपली कैलोरी इंटू केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आर वाले बेसिक जो हमारे पास फॉर्मूला था वहाँ से 1 जूल को कैलोरी में हमने रिप्लेस किया और आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 1.998 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और आप इसको सिंपली बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब मैं यहाँ पे बार बार फोकस कर रहा हूँ डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक जाने का। तो बेसिक रीज़न क्या है इसका कि गेट के एग्ज़ाम में या जैम के एग्ज़ाम में जो एनएटी क्वेश्चंस हैं उनमें इन डेसिमल्स का बहुत रोल है। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आर की वैल्यू आपको 8.3 गिवन है एग्जाम में तो आपको 8.3 ही यूज़ करनी है, अपनी साइड से 0.14 मत लगा देना एक्स्ट्रा, वरना क्वेश्चन का आंसर आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है। अगर आपको 8.314 गिवन है तो आपको 8.314 ही यूज़ करना है। ठीक है, तो आर का सबसे सिंपलेस्ट कन्वर्जन देखा हमने कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। अब अभी हमने कुछ देर पहले ड्राइव किया था कि जो आपका 1 जूल है वो किसके इक्वल है, आपका 101.325 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, और 1 जूल अगर बार में बात करें तो आपका किसके इक्वल है, 100 बार डेसीमीटर क्यूब। ये 2 यूनिट्स के इक्वल है हमारा। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया 1 जूल किसके इक्वल है, आपका 101.325 एटीएम डेसीमीटर क्यूब। तो आर की वैल्यू मुझे किस में चाहिए, 8.314। अगर हम जूल को कन्वर्ट करेंगे एटीएम डेसीमीटर क्यूब में तो हम यहाँ से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से हम जूल को बार डेसीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप गैस कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट यूनिट्स में भी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी आर की वैल्यूज़ में अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ आपका एटीएम डेसीमीटर क्यूब में, तो हमें पता है कि 1 एटीएम डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, आपका 101.325 जूल के इक्वल होगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कन्वर्जन देखा है अपना। और 1 बार डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, आपका 100 जूल के इक्वल। ठीक है, तो हम जूल के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 1/101.325 एटीएम डेसीमीटर क्यूब, और 1 जूल इज इक्वल टू 1/100 बार डेसीमीटर क्यूब।
तो ये दो पैरामीटर हैं जिनकी हेल्प से हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आर की वैल्यूज़। तो आर क्या हो जाएगा मेरा इन टर्म्स ऑफ एटीएम डेसीमीटर क्यूब 8.314 1/101.325 एटीएम डेसीमीटर क्यूब इंटू केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स हमारा सेम रहने वाला है। तो आप यहाँ से आर की वैल्यू इजीली इसको डिवाइड करके 8 से फाइंड आउट कर सकते हैं 0.08314 एटीएम डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो आपको ये वैल्यू भी आर की याद होनी चाहिए या आपको कन्वर्जन आना चाहिए। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या करो आप इसको याद ही रखो, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको कन्वर्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको इजीली टाइम वेस्ट वाली प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट ऑब्वियसली होगा। ठीक, अगर मैं इसको बार डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूँ तो बार डेसीमीटर क्यूब में कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने एटीएम में किया, सिंपली क्या पुट करेंगे इसको 100, क्या हो जाएगा आपके पास बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो 0.08314 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब जनरली अगर मैं बात करता हूँ कि हम आर की यूनिट एटीएम में भी यही यूज़ कर लेते हैं 314, बट एक्चुअल में ये नहीं है। ये क्या आपकी 0.82 आएगा। आर की यूनिट अगर एटीएम में बात करेंगे तो 0.08204 समथिंग आएगा, और जब हम बार में बात करेंगे तो 0.08314 आएगा। तो आपको बहुत ही प्रिसाइसली ध्यान रखनी है ये यूनिट कन्वर्जन वाली चीज़ें, बिकॉज जैसे ही हम बार और एटीएम में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि 1 एटीएम किसके इक्वल था आपका 1.01325 बार के, मीन्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट इक्वली ही है, बट ये टर्म कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस क्रिएट करती है जब आप एनईटी टाइप क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करते हैं। तो अभी तक क्या था हमारे पास यूनिट कन्वर्जन, मैंने आपको 4 बेसिक यूनिट कन्वर्जन बताए। फर्स्ट आपका वॉल्यूम से मीटर टू डेसीमीटर क्यूब टू लीटर, ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर क्यूब लीटर। देन हमने सेकंड बात की प्रेशर की, हमने पास्कल देखा, एटमॉस्फेरिक देखा, बार देखा, एमएमएचजी और आपका टोर, ठीक है। तो बेसिकली 4 ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे पास, पास्कल, बार, एटमॉस्फेरिक और आपका एमएमएचजी, ठीक। नेक्स्ट हमने देखा वॉल्यूम के बाद में वर्क डन। वर्क डन में क्या देखा हमने कि हम एटीएम डेसीमीटर क्यूब से जूल से कैसे डिफरेंट पैरामीटर्स पे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर की वैल्यूज़ आपके पास, गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़ आपके पास 3 है, इन बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स, इन एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स और आपका कैलोरी केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स। और जो आपकी बेसिक यूनिट है वो तो है ही आपकी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स, जो कि आपकी आर की एसआई यूनिट है। तो ये था आपका यूनिट कन्वर्जन वाला पोर्शन। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट कन्वर्जन। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो साथ में आपको असाइनमेंट मिल जाएगा यहीं पे, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप उनको कर सकते हैं यूनिट कन्वर्जन के ही। नेक्स्ट इसमें मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं जो कि आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि आप कितने एक्यूरेट हैं या आप कितना यूनिट कन्वर्जन अभी तक सीख चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 किलो कैलोरी को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो, आप बार डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो, आर की डिफरेंट वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। आप क्या करो कि 10 डेसीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप से आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस यूनिट कन्वर्जन में, जो आपको फर्दर हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला पार्ट अपना यूनिट कन्वर्जन का बेसिक मैथमेटिक्स में। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे अपना, जो है हमारे पास डिफरेंशिएशन, और कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी आएंगी उसमें, तो वो देखते हैं।